Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel on YouTube. Before starting video, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें। CPC हम पढ़ रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 47 के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो डिटरमिन करने होते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने। तो जब भी कोई प्लेंट कोर्ट में डाली जाती है यानी कि कोई भी सूट दायर किया जाता है और उस केस के उस प्लेंट के अगेंस्ट फिर रिटन स्टेटमेंट आती है, फिर वो सारा प्रोसीजर चलता है, तो एट दी एंड कोर्ट एक डिक्री पास करती है। अब उस जो भी डिक्री कोर्ट पास करती है तो वो उसमें कोई ना कोई जजमेंट डाइटर होता है, उसमें कोई ना कोई डिक्री होल्डर होता है, यानी कि एक के हक़ में होती है एक के ख़िलाफ़ होती है। अब वो डिक्री जो है उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है यानी कि उसका इजरा करवाया जाता है। उसका इजरा करवाने के लिए एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है। अगर तो वो डिक्री जो कोर्ट पास कर रही है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में ही वो चीज़ें आ रही हैं जिसके बारे में उसने डिक्री की हुई है, यानी कि वो प्रॉपर्टी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, वो बंदा उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, तो कोर्ट वही कोर्ट खुद ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हो जाएगी। अगर मोस्ट ऑफ द फैमिली केसेस में ये होता है कि जो प्लेंट होती है वो वाइफ की ज्यूरिसडिक्शन में दायर की जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कोर्ट जो हस्बैंड की ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट होगी उसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसको ट्रांसफ़र करेगी केस और फिर वो उसकी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि जब आपका केस डिक्री हो जाता है, डिक्री होने के बाद एग्जीक्यूशन के फेज़ में चला जाता है, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि जी इस प्रॉपर्टी का लीगल हेयर कौन है, जी ये प्रॉपर्टी का जी ट्रांसफेरी कौन है, ये फलाना बंदा पार्टी है कि नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस उस टाइम आपको अराइज होंगे वो क्वेश्चंस की बिना पर आप दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। इसको डिस्करेज करने के लिए सेक्शन 47 दिया गया है कि एक बार अगर एक चीज़ डिसाइड हो चुकी है, अगर नेक्स्ट उसमें कोई एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आता है तो फिर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूशन कोर्ट कि वो उन क्वेश्चंस को डिसाइड करे। तो यही सेक्शन 47 हमें बताता है। तो आज हम सेक्शन 47 को डिटेल से पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस टू बी डिटर्मिन्ड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो हैं सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 50 CPC और साथ में आर्डर 21 भी CPC का इसमें आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती कौन कौन सी है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट दो टाइप की हो सकती है। पहली वही कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी। सेकंड आर्डर सेक्शन 39 के तहत अगर आपने किसी और कोर्ट को केस एज एन एग्जीक्यूशन सेंड किया है तो वो जिसको सेंड किया है वो आपकी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी। जब भी एक प्लेंट कोर्ट में आती है तो दो टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे डिसाइड होते हैं, एक तो प्री डेक्टेरल और एक पोस्ट डेक्टेरल। प्री डेक्टेरल उससे कहते हैं कि डिक्री से पहले पहले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो डिसाइड करती है जिसके पास केस, जिस कोर्ट के पास केस जाता है। और पोस्ट डेक्रेटल होते हैं कि डिक्री के बाद आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जीक्यूशन फेज़ में होते हैं उनको कौन डिसाइड करेगा, तो उनको डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जिस कोर्ट ने उस डिक्री का इजरा करवाना है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 47 की तरफ। सेक्शन 47 को अट्रैक्ट करने के लिए देयर शुड बी सम कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। तो कौन कौन सी वो कंडीशंस होंगी कि इफ़ दे आर फुलफिल्ड देन द क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। सबसे पहली जो कंडीशन होगी वो होगी कि
क्वेश्चन अराइजिंग आफ्टर डिक्री, यानी कि डिग्री पास हो गई, उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज़ में क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज हो रहे हैं। यानी कि एक बंदा, उसके ख़िलाफ़ डिग्री पास हो गई और उसके बाद वो मर गया। अब ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि जी इस बंदे की जगह पे कौन इस डिग्री को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, डिग्री के बाद चूंकि आया, लिहाजा ऐसा क्वेश्चन कौन डिटरमिन करेगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। दूसरी जो कंडीशन आएगी, क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन पार्टीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो क्वेश्चन अराइज होगा वो जो पार्टीज टू द सूट हैं उनके दरमियान अराइज होना चाहिए, या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान। पार्टीज टू द सूट, यहाँ पे वर्ड पार्टीज टू द सूट यूज़ हुआ है, ना प्लेंटिफ यूज़ हुआ है, ना डिफेंडेंट यूज़ हुआ है, ना जजमेंट डेटर यूज़ हुआ है, और ना ही डिक्री होल्डर यूज़ हुआ है। द वर्ड इज़ यूज्ड पार्टीज टू द सूट। तो पार्टीज टू द सूट वो लोग होंगे जिन लोगों ने केस में कंटेस्ट किया है, जिन लोगों ने केस में एंडोर्स हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं कि जी वो हाज़िर हुए, उन्होंने कंटेस्ट किया, तो वही पार्टीज टू द सूट होंगे। यानी कि अगर ए और बी के दरमियान कोई प्रॉब्लम था, उन दोनों ने कंटेस्ट किया कोर्ट में, तो ऐसी सूरत में जो ए और बी हैं वही पार्टीज टू द सूट हैं, सी पार्टी टू द सूट नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जीक्यूशन फेज़ में अराइज हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिटवीन द पार्टीज अराइज हूँ, जो कि उस सूट में पार्टीज हैं, तो ये डिसाइड करेगी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब तीसरी जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट चीज़ है कि क्वेश्चन किस किस बारे में हों। वो जो आपके क्वेश्चन हों वो शुड रिलेट, सबसे पहले एग्जीक्यूशन के रिलेटेड हूँ, डिस्चार्ज के रिलेटेड हूँ, या वो हूँ सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड। कि आपके जो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं वो इजरा के मुतल्लक हैं, यानी कि कैरी आउट या परफॉर्मेंस ऑफ द डिग्री के मुतल्लक हैं, एग्जीक्यूशन के मुतल्लक हैं, डिस्चार्ज के मुतल्लक है, यानी कि क्या क्या ड्यूटीज़ किस किस की बनती हैं, जजमेंट डेटर की क्या ड्यूटी बनती है, और डिग्री होल्डर की क्या ड्यूटीज़ बनती हैं। और अगर आपका क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन टू द डिग्री है कि जी किसी ना जजमेंट डेटर के साथ कोई ज़्यादती हो और ना ही डिग्री होल्डर के साथ क्या ज़्यादती हो, उन दोनों को सेटिस्फाई रखने के लिए जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उनको डिसाइड करेगी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब अगर आपकी ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो ऐसी सूरत में इनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कौन डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। सेक्शन 47 क्या कहता है कि इफ़ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन द क्वेश्चंस शैल बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। कि शेल का लफ्ज़ जहाँ पे यूज़ हुआ है, वर्ड यूज़ हुआ है, मे का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो ये जो शेल है ये सेक्शन 47 को एक मैंडेटरी प्रोविज़न बनाता है कि जी ये ज़रूर ही ऐसा ही होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये शेल बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही होने चाहिए। अब अगर ये शेल का वर्ड आ गया तो ये कहता है कि जब ये वाले क्वेश्चन हूँ वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो उसको डिटरमिन करेगी और उसके लिए अलग से सूट आप जो है वो नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ से फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या निकल आया, ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 47 ये निकल आया कि एक तो आपने एंडलेस लिटिगेशन को ख़त्म करना है कि ये नहीं कि जी लिटिगेशन मोर एंड मोर ऑफ एंड ऑन लिटिगेशन आपकी चलती रहे। दूसरा ये है कि जो सब्सिक्वेंट सूट्स हैं उन पे आपने बार लगा देना है कि जी आप नेक्स्ट सूट जो है वो इस तरह का
नहीं कर सकते, आपके पास एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वही इसको डिसाइड करेगी। और तीसरी चीज़ है कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ताकि जो साइल हैं वो कभी यहाँ कभी वहाँ धक्के ना खाते फिरें। तो एक ही जो प्लेटफॉर्म होगा, एक ही जो छतरी होगी, वो आपकी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेक्शन 47। अब अगर सेक्शन 47 को आप देखें तो उससे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है उसकी कुछ पावर्स ड्रा होती हैं। ये पावर्स ज्यूरिसडिक्शन उसकी बनती है, और ये ज्यूरिसडिक्शन उसकी एनोमरस है, यानी कि ये ज्यूरिसडिक्शन उसकी बहुत ज़्यादा है। और इस ज्यूरिसडिक्शन को जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जुडिशली एक्सरसाइज करे, ना कि अन्यथा एक्सरसाइज करे। तो अब हम उन पावर्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पावर्स जो हैं वो ड्रा होती हैं, कि कौन कौन से मामलात होंगे जिनको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो करेगी। तो जब आप ये पावर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का पर्पस क्या होता है। सबसे पहली जो पावर है उसकी to interpret and examine the decree। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो होगी वो सबसे पहले डिक्री को एग्जामिन करेगी कि वेदर इट इज़ एग्जीक्यूटेबल और नॉट। कि जी अगर आपने किसी ऐसी कोर्ट को केस भिजवाया है एज एन एग्जीक्यूशन, वो देखती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी ज्यूरिसडिक्शन में है कि नहीं है। तो अगर वो समझती है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन में भी है और ये एग्जीक्यूटेबल भी है, तो फिर वो उस पर प्रोसेस जारी करेगी। सेकंड, उसके बाद क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी डिक्री को। वो अगर डिक्री में कोई भी एम्बिगिटी है, कोई भी अबहाम है, तो उसको वो क्लियर करेगी, उसके बाद आगे चलेगी। सेकंड वन है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो मैंने कहा कि एग्जामिन करेगी डिक्री को। तो वो एग्जामिन इन तीन सूरतों में भी करेगी कि आया उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है, वो डिस्चार्जेबल है, या तीसरे नंबर पे जो हमने वो कंडीशंस पढ़ी कि वो सेटिस्फेक्शन ऑफ द पार्टीज़ पे पूरा उतरेगी। तो एग्जामिन ऑफ द डिक्री में ये तीनों चीज़ें भी कोर्ट एग्जामिन करेगी। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की बात हो रही है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो कैन ग्रांट रिलीफ अगेंस्ट फोरफीट, कि किसी की प्रॉपर्टी फोरफीट हुई पड़ी है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि उस वक़्त वो उसको रिलीफ ग्रांट कर सकती है। अगर क्वेश्चन राइज होता है कॉस्ट एंड इंटरेस्ट का, पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट पढ़ा था, कॉस्ट के ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट होता है। तो इस किस्म का कोई क्वेश्चन राइज होता है कॉस्ट का या इंटरेस्ट का, तो उसको भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड कर सकती है। आगे चलते हैं। इट कैन ऑर्डर टू पे एडिशनल कोर्ट फीस। अब ये क्या चीज़ है एडिशनल कोर्ट फीस? जबकि हम कह रहे हैं कि कोई नया केस नहीं आ रहा, तो एडिशनल कोर्ट फ़ी किस चीज़ की? फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बंदे हैं ए और बी, उनके दरमियान किसी प्रॉपर्टी का इशू है और जजमेंट डेटर, एक जजमेंट डेटर है इनमें से, एक डिक्री होल्डर है, एक को प्रॉपर्टी असाइन की जा रही है। तो दरमियान में एक बंदा निकल आता है सी, वो आके एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को कहता है कि भाई इस प्रॉपर्टी में, इस मुकदमे में मैं भी पार्टी बनना चाहता हूँ। तो कोर्ट कहेगी कि आप जो हैं डिक्री में पार्टी नहीं है, तो लिहाजा आप इस तरह करें, आप पहले
जिस कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है वहाँ पे जाके पार्टी बने और उसके साथ को एडिशनल कोर्ट फीस जो है वो दें, तब जाके हम आपको इसमें शामिल कर सकते हैं और हम आपका ये मुकदमा सुन सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये भी अख्तियार है कि वो किसी ऐसे बंदे को कहे कि जाके वो एडिशनल कोर्ट फीस पे करे। अच्छा जी, टू डिसाइड क्वेश्चंस एट द पार्टी ऑफ द सूट। कि कौन कौन पार्टी ऑफ द सूट है, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही उसको डिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैं जी उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। नेक्स्ट आगे आ जाता है इसकी जो पावर्स हैं कि ट्रांसफ़र भी कर सकती है ये एग्जीक्यूशन प्रोसीजर को, कि जो आपका एग्जीक्यूशन प्रोसीजर है अगर वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट समझती है कि वो ख़ुद उसको हैंडल नहीं कर सकती, उसकी जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी नहीं आ रही, तो वो उसको उस कोर्ट में ट्रांसफ़र भी कर सकती है जिस कोर्ट में उसकी जुरिस्डिक्शन आ रही है। तो ये भी उसकी पावर्स में आ जाएगा कि वो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकती है। सेक्शन 48 हमें इसकी एक पावर बताता है कि वो लिमिटेशन भी डिसाइड कर सकती है। सेक्शन 48 के मुताबिक जो लिमिटेशन है एग्जीक्यूशन की वो है 6 मंथ, के 6 मंथ इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद अगर आपने इजरा करवाना है तो यू हैव टू प्रूव कि आप 6 महीने सोए नहीं रहे, कुछ देर वाज अ प्रॉब्लम समवेयर इन समथिंग। के जो लिमिटेशन का जो टाइम है वो भी डिसाइड करेगी क्या, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। उसके बाद आता है कि ये जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ये कैन इशू प्रीसेप्ट्स। प्रीसेप्ट्स क्या होते हैं कि इंटरम अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आप की कहीं प्रॉपर्टी आर्जी तौर पे अटैच कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रीसेप्ट इशू होगा, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ये प्रीसेप्ट भी इशू कर सकती है इंटरमली अटैच करके प्रॉपर्टी को। और एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है वो ये भी कह सकती है कि आपकी जो पेमेंट है आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाएं, यानी कि जो भी जजमेंट डेटर के ऊपर अमाउंट बनती है तो वो ये भी ऑर्डर कर सकती है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट में जमा करवाएं। अगर आप पढ़ें सेक्शन 50 को तो एग्जीक्यूशन अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है सेक्शन 2 क्लास 11 में आता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको जो प्रॉपर्टी है डिसीज पर्सन की, यानी बंदे फोत हुए बंदे की प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफ़र होती है, वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब जब कोर्ट एक डिक्री पास कर देती है तो उस डिक्री पास होने के बाद बिफोर द सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री पास हो गई और एग्जीक्यूशन नहीं हुई, पास होने के बाद और एग्जीक्यूशन होने से पहले जिसके ख़िलाफ़ डिग्री पास हुई है वो बंदा हो जाता है फोर्थ। उसकी प्रॉपर्टी से अब वो डिग्री सेटिस्फाई होनी है, बट उसकी प्रॉपर्टी अब चली जाएगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो प्रॉपर्टी रिकवर भी करवाई जा सकती है, ये भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर है। अब इसमें सबसे पहले जो कंडीशन होनी चाहिए कि वो बंदा फोर्थ हो गया, यानी कि डिसीज्ड हो गया। डिसीज़ कब हुआ है? आफ्टर द डिक्री बिफोर द एग्जीक्यूशन।
अगर वो डिक्री से पहले फोत होता है, तो डिक्री से पहले अगर वो फोत होता है तो ये काम फिर उस कोर्ट का है जो डिक्री पास कर रही है, कि उसने डिसाइड करना है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। लेकिन अगर वो डिक्री के बाद फोत होता है, देन इट कम्स इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कि वो डिसाइड करे कि हु इज़ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और जब वो फोत हो गया, उसके बाद जब भी विरासत का ये कानून है कि जब भी कोई बंदा फोत हो जाता है तो सबसे पहले उसकी जो जमा पूंजी होती है वो उसके कफन दफन पे लगाई जाती है, उसके बाद कर्जा जात में लगाई जाती है, और देन इट कम्स टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कफन दफन के बाद जो कर्जा जात वाली शक्ल है उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। अब वो कोर्ट डिसाइड कर लेगी कि हु इज़ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और फिर उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो डिक्री सेटिस्फाई करवाई जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल उसके पास है 50,000 की प्रॉपर्टी, बट जो केस है वो 1 लाख का है, तो अब उससे उतने ही प्रोपोर्शन में वो डिक्री सेटिस्फाई करवाई जाएगी जितने प्रोपोर्शन का वो हकदार ठहरा है। उससे ज़्यादा से या उससे कम से उससे नहीं करवाई जा सकती। अब जो पावर्स और भी हैं इसकी, वो भी अब पढ़ते हैं आगे, कि जो इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री है प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसमें क्या क्या पावर्स हैं इसके पास। सबसे पहली पावर जो है वो है कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कि जिस प्रॉपर्टी को डिलीवर करने का आर्डर डिक्री में दिया गया है, उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करने का जो इख्तियार है, जो पावर है, वो है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास। दूसरी चीज़ आ गई अटैचमेंट एंड सेल, कि जो प्रॉपर्टी डिक्री में कहा गया है कि इसको अटैच करें या इसको सेल करें, तो दिस पावर कम इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। वो प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है और प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकती है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्टीज। थर्ड वन है कि अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर, कि अगर जजमेंट डेटर जो है वो डिक्री को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उसको अरेस्ट भी कर सकती है ताकि डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सके। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट है, यानी कि अंडर डिक्री है या अंडर एग्जीक्यूशन है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो एक रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, ताकि जब तक उसका मसला हल ना हो उस प्रॉपर्टी के जो माली मामलात हैं वो रिसीवर उनको हैंडल करे। और इसके अलावा कोई भी अदर मैनर, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिग्री, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द डिक्री, कोई भी अदर मैनर अगर कोर्ट उसको फिट समझती है तो वो उसको भी करने का इख्तियार रखती है, बट इन अ जुडिशल सेंस। इस सारी जुरिस्डिक्शन में कोर्ट कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जिससे किसी के साथ ज़्यादती हो। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो उन क्वेश्चंस के रिलेटेड था कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।